सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्बा इरफान मलिक। मैं हूँ अबूजर मौसम और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज़ HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 न्यूज़ HD पर भी आप देख सकते हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि वफाकी काबीना में रद्दोबदल, कितनी हकीकत और कितना फसाना। क्या वज़ीर खजाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर पेट्रोलियम के कलमदान खतरे में हैं? को बताते चलें कि इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान बाज़ वज़ारतों की कारकर्दगी पर मुतमईन नजर नहीं आ रहे। इन सवालात का जवाब जानते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब से। हामिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके नीचे एक स्टेट मिनिस्टर हैं शहरियार अफरीदी साहब। तो जो वफाकी वज़ारत दाखिला का कलमदान है वो किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब को फिलहाल तब्दील करने का कोई इम्कान नहीं है। और जहाँ तक वज़ारत खजाना की आप बात करें तो वज़ारत खजाना बहुत बड़ी है, उसके बहुत से मुतल्लिका इदारे हैं और ख़ास तौर पे FPR जो है उसमें तब्दीली हो रही है। फिलहाल फौरी तौर पे असद उमर साहब को तब्दील करने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त अमेरिका में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो वापस आएंगे तो उनके जो नीचे मुतल्लिका महकमे हैं, खास तौर पे FPR है और कुछ दीगर इदारे हैं, उसमें तब्दीली हो सकती है। लिहाजा फिलहाल हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वज़ीर पेट्रोलियम को तब्दील किया जा रहा है और वज़ारत दाखिला का कलमदान इमरान खान साहब हैं वो किसी और के सुपुर्द करेंगे और वहाँ पर एक नया केस पर। तो देखें, जब भी कोई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने असद उमर साहब पर तनकीद करता है तो वो उसको पूछते हैं, सीधा एक सादा सा सवाल पूछते हैं कि बताइए फिर मैं किसको वज़ीर खजाना बनाऊं। तो जब वो ये सवाल पूछते हैं तो जो एतराज करने वाले हैं या तनकीद करने वाले हैं उनकी जुबान बंद हो जाती है। तो इस वक्त भी जो हमारी जो कौमी असम्बली और सेनेट है उसके अंदर हुकूमत और उसके इत्तेहादियों में आपको कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आएगा कि जो असद उमर साहब को रिप्लेस कर सकता है। असद उमर साहब की कारकर्दगी में बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि वो उस तरीके से कोई जो है ना फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसे इकदाम नहीं कर रहे जैसा कि पहली हुकूमत करती थी। तो उनकी जगह जो भी नया वज़ीर खजाना अगर लाया जाता है तो उसको भी उन्हीं चैलेंजेस का सामना होगा जिन चैलेंजेस का सामना असद उमर साहब को है। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि असद उमर साहब जब वापस आ जाएंगे तो उनके जो नीचे जो महकमे हैं, वज़ारत खजाना है, FPR है और कुछ दीगर इदारे हैं, तो उन इदारों में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि असद उमर साहब के साथ भी कोई बात की जाए, लेकिन फिलहाल असद उमर साहब अमेरिका में हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर वो जब IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान में बैठकर ये स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि वो तब्दील हो रही है। ये ऑप्शन मुझे तो नहीं पता ना, ये तो आपको PTI से पूछना चाहिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है, और B ऑप्शन थी या C ऑप्शन थी इसके बारे में आप PTI वालों से पूछें। हामिद मीर साहब की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मजीद आपको इसी बारे में बताएंगे। वफाकी काबीना में रद्दोबदल के हवाले से खबरों की वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने तरदीद कर दी। नदीम अफजल चंद का कहना है कि ऐसी किसी खबर में कोई सदाकत नहीं है। काबीना में रद्दोबदल वज़ीर आज़म का हक है, लेकिन आज की खबरें मन घड़त हैं। तो जो तमाम सूरत हाल है इस पर आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी काबीना में रद्दोबदल के हवाले से खबरों की वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने तरदीद कर दी है। नदीम अफजल चंद का कहना है कि ऐसी किसी खबर में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी वजारतों में तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि वज़रा की तब्दीली के हवाले से मीडिया पर गलत खबरें चल रही हैं। इस तरह की खबरें तस्दीक के बगैर नहीं नशर होनी चाहिए। गलत खबरों से मुल्क का नुकसान होगा, जिससे मीडिया का भी नुकसान होगा। किसी वज़ीर को तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो है मुझे ये पैगाम दिया कि किसी भी वज़ीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। और ये एक बड़ा हमने ये ट्रेंड देखा है फ्रैंकली कि जब भी हम देखते हैं कि IMF क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। और ये जो है मेरा ख्याल है कि इसको पहले भी हमने कहा है कि ये इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर
ये बात होता है, मुल्क का नुकसान होगा तो मीडिया का नुकसान भी होगा। विफाक में वजारतों में रद्दोबदल का इम्कान है तो पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। पंजाब में सूबाई वज़रा को तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब वज़रा की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। इस ज़राए के मुताबिक 5 से 8 वज़रा की वजारतों में रद्दोबदल किया जा सकता है। आपको आगाह करेंगे, विफाक में वजारतों में जहां पर रद्दोबदल का इम्कान है तो पंजाब हुकूमत भी अब मुतहरिक हो गई है और मीटिंग्स होने जा रही हैं, मुशावरत होने जा रही है। पंजाब में सूबाई वज़रा को तब्दील किया जा सकता है। 5 से 8 वजारतें हैं जिनके हवाले से भी बात चल रही है और इस पर मुशावरत भी वज़ीर आज़म से इस हवाले से मुशावरत करेंगे। और खबर शामिल करेंगे कि पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। सूबे भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स के असेंबली के सामने जमा हो गई हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। खैबर रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तो तमाम तर लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आई हैं और इस वक्त जो है खैबर रोड पर मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ ताकि उनके मुतालिबात मंजूर किए जाएं और उनके एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई है और रोड जो है वो ब्लॉक हुआ है। पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं मुतालिबात के हक में और खैबर पख्तूनख्वा सूबे भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स असेंबली के सामने जमा हो गई हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि प्लेकार्ड्स भी उठाए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये एहतजाज है और खैबर रोड पर जारी है। खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है इस एहतजाज की वजह से। फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। एहतजाज किया जा रहा है पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। अजमत अली शाह इस पर मजीद अपडेट करेंगे। अजमत अली शाह बताइएगा कब से ये एहतजाज जारी है और क्या मुतालिबात हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के? अजमत अली शाह से भी रब्ता करेंगे। तो एहतजाज इस वक्त जारी है। हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के अहल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है तो क्लीन चिट मिल गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को कायम मकाम सदर बनने के वो अहल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला आज सुना दिया है। अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है तो आपको बताएंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर रह सकते हैं, इसके अहल हैं। फैसला सामने आ गया है। अगली खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, जहां पर उनका तिब्बी मुआयना इस वक्त जारी है। उनके ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के सिलसिले में शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं और यहाँ पर डॉक्टर जो हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनके ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं और वो भी उनके तमाम टेस्ट और उनकी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। फुटेज आपके सामने है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। एक विंडो में आप देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पहुंचे और उसके बाद अब वो वापस जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर तिब्बी मुआयना किया गया उनका। I'll be very brief and to the point. Aga Khan University Hospital very kindly जी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक वेरी काइंडली एक कॉन्स्टिट्यूट की टीम अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू गिव देयर ओपिनियन एंड लुक आफ्टर मिस्टर नवाज शरीफ। आज वो सुबह कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनके एक्सपर्ट्स हैं जिसमें कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वैस्कुलर सर्जन्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। They have gone through the details and they have gone through the history, जो ailment की history है, जितने भी अब तक investigations हुई हैं, जो medical record है, they have gone through it and they will form an opinion and they will look into it that how to go about it, किस तरह उसका इलाज करना है और क्या उसका लाएअमल होगा। तो primarily आज का जो मीटिंग थी, कंसल्टेशन थी, उसकी जो मेन रीज़न था that was to have a
sitting with the experts from Khan University Hospital. سر یہ فرمائیے گا کہ 6 ہفتے کی ضمانت ملی تھی, آج 20 روز گزر گئے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ علاج ممکن ہو سکے گا باقی ٹائم میں؟ جی, we are looking into it اور whatever is possible is being done, اور علاج کیا جا رہا ہے. اور جو آپ کو علم میں ہے, اب آج سے پہلے بھی 1-2 دفعہ میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں اور میں بات کر چکا ہوں کہ دیر آر کچھ چیزیں ہیں وچ آر آف میجر کنسرن, جس میں ہارٹ ڈیزیز ہے. دا ہارٹ ڈیزیز اٹ سیلف کورونری آرٹری ڈیزیز ہے, مطلب بلاکیجز ہیں ہارٹ میں, ویسلس میں. وہ جو بلاکیجز ہیں دے آر دا ریزن فار ہز انجائنا, جو ریکرنٹ اور آفن آن انجائنا ہوتا ہے. دیر از اے نیڈ کہ اس کی کارڈیک کیتھرائزیشن ہو اور انٹروینشن ہو. اور اگر انٹروینشن اگر اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹنگ پاسبل نہیں ہے تو شاید بائی پاس سرجری ری ڈو کرنے کی ضرورت پڑے. سیکنڈلی جو چیز امپورٹنٹ ہے, دیٹ واز دا بیس لائن کارڈیک ردم ایبنارمیلٹی. ہی نیڈز الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈیز, ای پی اسٹڈیز اسے کہتے ہیں. اور الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈیز کے بعد ویری ڈیفینیٹلی وی آر آف دی اوپینین اینڈ دا میڈیکل بورڈ اینڈ the experts which we have been consulting that he will need eventually he requires a backup pacemaker and an ICD as well. اس کی بھی انہیں ضرورت پڑے گی. اور thirdly ایک سیکنڈ, thirdly جو important ہے which is nevertheless کہ it is also one of the major ailments, وہ جو carotid artery کی stenosis ہے, the arteries which supply blood to the brain. That is very significant. One of the arteries, it is a critical stenosis. It's a long critical stenosis and it needs an intervention. جی 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 میں ریٹریٹ اگین, یہ جو چیزیں میں نے آپ سے بھی گزارش کی ہے, دا کارڈیک اٹس اے ہیوج ایشو, اٹس اے بگ ایشو. جو اینی تھنگ وچ از گیونگ ریکرنٹ انجائنا کین لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک. سو کارڈیک ایشو از ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ. اینڈ سملرلی IMF اور پاکستان کے درمیان معاملات طے ہو گئے. ذرائع کے مطابق IMF کا بیل آؤٹ پیکج 3 سال کے لیے ہوگا. جی بالکل, قرض کی مالیت 6 سے 8 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے. IMF وفد اسی مہینے پاکستان پہنچے گا. IMF کے ساتھ قرض معاہدہ اپریل میں کیا جائے گا. تو آپ کو بتائیں کہ معاہدہ اپریل میں ہوگا. IMF اور پاکستان کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق IMF کا بیل آؤٹ پیکج 3 سال کے لیے پاکستان کو ملے گا اور قرض کی مالیت 6 سے 8 ارب ڈالرز تک ہو سکتی ہے. IMF وفد اسی مہینے پاکستان پہنچے گا اور معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں. IMF کے ساتھ قرض معاہدہ اپریل میں کیا جائے گا اور اب یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق IMF کا بیل آؤٹ پیکج 3 سال کے لیے ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے لاہور سے. لاہور کے علاقے مصطفیٰ ٹاؤن میں دن دہاڑے موٹر سائیکل سوار نوجوان فائرنگ کی, جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. سیف سٹی کیمرے ہونے کے باوجود کوئی ملزم پکڑا نہیں جا سکا. مناظر بھی آپ اس وقت 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نوجوان دن دہاڑے سر عام فائرنگ کر رہا ہے اور دیگر نوجوان بھی اس کے ہمراہ موجود ہیں. لاہور کا علاقہ مصطفیٰ ٹاؤن جہاں پر یہ معاملہ دیکھنے میں آیا, دن دہاڑے موٹر سائیکل نوجوان یہاں پر فائرنگ کر رہا ہے, لیکن سیف سٹی کیمرے بھی یہاں پر ہیں, لیکن تاحال اس کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. موسم کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے شہر قائد میں گرد آلود طوفانی ہوائیں چلنے سے متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں, درخت جڑوں سے اکھڑ گئے, دیوار گرنے, کرنٹ لگنے سے 5 سالہ بچی اور نوجوان جاں بحق ہو گیا. شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے.
مغرب کی جانب سے ہفتے کی شب ایران سے بلوچستان میں داخل ہونے والے بارش کے نئے سسٹم کے سبب اتوار کی شام کراچی میں گرد آلود ہوائیں چل پڑی. گزشتہ رات سے اب تک 4 ہلاکتیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے. کل رات چلنے والی ہوا کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی. گرد آلود طوفانی ہواؤں کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر رہی اور بحالی کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ کورنگی کازوے کے قریب کار حادثے میں خاتون ڈرائیور محفوظ رہیں. شہر میں طوفانی ہواؤں کا یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی گرد آلود ہواؤں کے سبب حد نگاہ 1 کلومیٹر رہ گئی. تیز ہوا کے باعث گھروں میں ٹین کی چھتیں اور ہورڈنگ بورڈز اکھڑ گئے. پیپلز چورنگی پر درخت گرنے سے نوجوان اور گلبہار حاجی مرید گوٹ میں گھر کی چھت گرنے سے 5 سالہ تنزیلہ جاں بحق ہو گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق طوفانی ہواؤں کا یہ سلسلہ آج شام تک جاری رہے گا، جس کے بعد گرج چمک کے ساتھ درمیانی بارشیں ہونے کا امکان ہے. آج صبح سے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور پھوار کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید آپ کو بتائیں گے کراچی میں طوفان کی پیش گوئی کے بعد رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بلدیہ عثمان نے تمام شعبوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. عملے کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں الرٹ رہنے کی ہدایات جاری ہو چکی ہیں. بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز مانیہ شکیل سے. مانیہ بتائیے گا کس کس شعبے کو الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. کل رات سے ہی کراچی میں ہواؤں کی رفتار میں بہت اضافہ ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. کئی ایکسیڈنٹ بھی سامنے ہیں، کہیں چھت گرنے کے واقعات بھی سامنے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس بھی سامنے آئے، جس کے باعث جو ہے شہری کافی پریشان نظر آتے ہیں. بلدیہ عثمان محکمہ بلدیات کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جس میں جو ہے بلدیہ عثمان کی جانب سے خاص طور سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس میں میونسپل انجینئرنگ، باغات اور جو ہے دیگر ادارے ایسے ہیں جن کو جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو. اور خاص طور سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی پریشانی والی صورتحال ہو تو شہریوں کو ان کی صحیح وقت پہ ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ دے دیا جائے. خاص طور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ اداروں سے بر وقت جو ہے کانٹیکٹ کیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی کروائی گئی ہے کہ جو ہے کانٹیکٹ کیا جائے ان کو بر وقت تاکہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ سکے، کیونکہ کراچی میں ہوائیں چلنے سے کئی جو ہے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں پولز بھی گرے ہیں، چھت بھی گری ہے، روڈ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اور جو ہے کئی اور دیگر جو ہے ایکسیڈنٹ سامنے آئے ہیں، جس کے باعث جو ہے بلدیہ عثمان اور محکمہ بلدیات کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہیں. اس میں ہر قسم کی جو ہے سہولت شامل ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو. جی شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا. کراچی میں گزشتہ روز گرد آلود طوفانی ہواؤں کے بعد آج ہونے والی ہلکی بارش سے موسم البتہ خوشگوار ہو گیا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمین نواز. سمین بتائے گا جہاں تیز ہوائیں چلیں اب موسم کیسا ہے؟ بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے وہ گزشتہ شب سے ہی شہر میں چل رہا ہے اور 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس وقت ہوائیں یہ چل رہی ہیں، جو آج شام تک کمزور پڑ جائے گا ہواؤں کا یہ سلسلہ. مغربی سمت سے آنے والا یہ ہواؤں کا سلسلہ ہے جو شہر میں بارش برسانے کا سبب بنے گا، اور جب یہ ہواؤں کا سلسلہ تھمے گا گرد آلود ہوائیں جو ہیں وہ ہلکی بوندا باندی اور ہلکی بارش کے ذریعے جو ہے وہ تھمنا شروع ہو جائیں گی. آج شام شہر میں تیز بارش متوقع ہے. کل بھی دن بھر شہر میں بارش متوقع ہے. بتائی گئی کہ گرج چمک کے ساتھ درمیانے درجے کی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. موسم کافی بہتر ہو گیا ہے. بہت زیادہ کراچی میں گرمی ہو گئی تھی اور درجہ حرارت 38 اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا تھا، لیکن مغربی سمت سے آنے والا یہ سسٹم شہر میں درجہ حرارت کم کرنے کا سبب بنا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے. شہریوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، خوشگوار تاثر ان پر ایک نظر آتا ہے کیونکہ موسم کی خوشگواریت چہروں پر بھی اچھا تاثر قائم کر دیتی ہے. لہٰذا آج بھی دن بھر موسم اسی طرح خوشگوار رہے گا. گرد آلود ہوائیں شام تک ہیں، تھم جائیں گی اس کے بعد، اور کل بھی بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے موسم کی خوشگواریت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا. کراچی میں گزشتہ رات آنے والے طوفان سے سندھ ہائی کورٹ کی پارکنگ میں موجود قدیم درخت جڑ سے اکھڑ گیا. درخت گرنے سے پارکنگ میں کھڑی ایک سرکاری گاڑی بھی تباہ ہو گئی. بات کرتے ہیں ظفر اللہ سومو سے. ظفر بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ شہر قائد میں کل رات سے گرد آلود ہواؤں کا جو ہے وہ راج ہے. کل جو ہے کل سے لے کے آج تک کراچی میں بہت سارے واقعات پیش آئے. آج ایسی طرح پہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک رات کو واقعہ پیش آیا. جو سالوں پرانا ایک قدیم درخت تھا سندھ ہائی کورٹ کا جو پارکنگ میں موجود تھا، وہ کل رات جو ہے ہواؤں کے باعث جو ہے گر گیا. اس کے گرنے کے باعث جو ہے کورٹ کی پراپرٹی جو ہوتی ہے گاڑیاں وہ بھی پارکنگ میں موجود تھی. تاہم ایک جو گاڑی ہے درخت گرنے کے باعث جو ہے مکمل طور
तबाह हो गई, जबकि मजीद जो 2 गाड़ियां हैं उनको मामूली नुकसान पहुंचा है। दरख्त गिरने के बाद जो है पार्किंग जो है मुकला के लिए बंद की गई है। मुकला का ये कहना था कि दरख्त जो गिर गया है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि हमें पार्किंग का जो मसला दरपेश आ रहा है उसको वो खत्म किया जाए। ताम जो है अभी शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, कराची में गर्द आलूद हवाओं का राज है। गुज़िश्ता रात से ही तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही हैं, जबकि बारिश बरसाने वाला सिलसिला भी पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा और क्या सूरत हाल है, इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा ये जो सूरत हाल है इस वक्त तेज़ हवाओं की, साथ साथ बारिश का भी अब सिलसिला शुरू हो चुका है, आंधी चली बड़ी तेज़, सूरत हाल क्या है, कितने दिन ये जारी रहेगी और क्या इसकी कोई वार्निंग जारी की गई थी? जी, जैसे कि ये मेट ऑफिस ने फोरकास्ट इशू की हुई थी जुम्मे के दिन से कि पीर के दिन से होगा कराची और सिंध के बाकी इलाकों में भी डस्ट स्टॉर्म के साथ लाइट रेन। हेलो जी बताइएगा। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस फोरकास्ट के मुताबिक ये गुज़श्ता रात से तेज हवाओं का सिलसिला चला है। डस्ट स्टॉर्म आया है कराची में, गर्दो गुबार का तूफान, उसमें मैक्सिमम जो विंड गई है वो 32 नॉटिकल माइल 32.5 नॉटिकल माइल यानी कोई 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई थी। और इस वक्त कुछ निस्बतन कुछ कम हो गई है स्पीड उसकी। सुबह तो 28 नॉटिकल माइल थी और अब 20 नॉटिकल माइल के अराउंड इस वक्त चल रही है। और उसके साथ कुछ हल्की बारिश या ड्रिजल वगैरह कहीं कहीं से रिपोर्ट हुई है, तो ये शाम तक हवाओं का सिलसिला इसी तरह से रहेगा, लेकिन उतनी स्पीड नहीं होगी कि जितनी गुज़श्ता रात से सुबह 10-11 बजे तक चल रही थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया तमाम सूरत से। सरदार सरफराज साहब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से तूफानी बारिशें जारी हैं। बारिशों और याराबारी के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। हरनाई में जर्द आलू के मकाम पर पुल सैलाबी रले में राब्ता सड़कें जो है वो बह गई हैं, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जाफराबाद में याराबारी से गंदम की तैयार फसल तबाह हो चुकी है। पशीन, खानजोई, शेरानी, कला सैफुल्ला और बारखान बारिशों से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, जिसके बायस खड़ी फसलें भी जो है मुतासर हो रही हैं। बारिशों और यालाबारी के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। हरनाई में जर्द आलू के मकाम पर पुल सैलाबी रले में बह गया है, जिससे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के हवलदार अनवर अली शहीद की आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है। आपने सखर में 15 अप्रैल 2001 में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज जवार कासमी से। जवार बताइएगा। पाक फौज पाक कौम के माथे का झूमर है, सर का ताज है, इसमें कोई शक नहीं। पाक फौज की खिदमत की बदौलत ही पाकिस्तानी कौम सुकून की जिंदगी गुजार रही है। पाक फौज की अगर बात की जाए, बुलंदोबाग चट्टानें हों, संगलाख चट्टानें हों, बुलंदोबाग चोटियाँ हों, समंदर की गहराइयाँ हों या वतन अजीज़ का बार्डर, दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए पाक फौज के जवान सरबकफ रहते हैं। ऐसे ही पाक फौज का जवान अनवर अली, जिन्होंने 2001 में सखर के मकाम पे दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया और जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। इस वक्त हम मौजूद हैं, सरगोदा का नवाही इलाका है सालिम। हवलदार अनवर अली के घर उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहेंगी। जी, मुझे बहुत फख्र है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शहीद की फैमिली कहकर पुकारा जाता है। पाक फौज मेरी भरपूर सपोर्ट कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरा सर खुशी से बुलंद रहता है। जी बिल्कुल, आपने देखा शहीद की अहलिया का कहना था कि मुझे फख्र है कि वतन अजीज़ की बुनियादों में मेरे भी शोहर का लहू शामिल है, और अगर वतन अजीज़ को हमारी ज़रूरत पड़े या मेरे ख़ानदान से किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़े तो हमें पेश पाएंगे। बहुत शुक्रिया जवार आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।